तो आज विराम चिन्ह पढ़ेंगे, है ना। हेडिंग डाल लेंगे विराम चिन्ह। गुड मॉर्निंग भाई, सुप्रभात प्रदीप। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह है क्या? क्या होते हैं विराम चिन्ह? किसी वाक्य को पढ़ते समय, है ना, किसी वाक्य को पढ़ते समय या किसी कविता का अध्ययन करते समय जहां पर आप रुकते हैं उस स्थान को कहा जाता है विराम। ठीक है, उस स्थान को कहा जाता है विराम। उस विराम को प्रदर्शित करने के लिए आप जिन जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है विराम चिन्ह। ठीक है, उन चिन्हों को कहा जाता है विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है ठहरना, रुकना, थोड़ी देर आराम करना। तो जब किसी पुस्तक को या किसी भी चीज को पढ़ते समय जहां पर आप थोड़ी देर के लिए विश्राम लेते हैं, जहां पर रुकते हैं, ठहरते हैं, उसी स्थान पर आप जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। अब यदि हमारी हिंदी में चिन्ह देखें तो विराम चिन्हों के हिंदी में कुल 20 प्रकार के चिन्ह जो हैं ये माने जाते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के विराम चिन्ह माने गए हैं कांता प्रसाद गुरु के द्वारा। कांता प्रसाद गुरु ने कितने चिन्ह माने हैं? 20 प्रकार के चिन्ह माने हैं। अब यहां से यदि क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा? आपको वाक्य देगा और वाक्य में एक आध जगह बीच में या कहीं पर और ये छोड़ देता है और बोलता है कि यहां पर प्रयुक्त होने वाला उचित चिन्ह कौन सा होगा। अब मजे की बात ये होती है, दो चीजें। एक तो आधा चिन्ह को नहीं जानते हम लोग, आधे चिन्ह को नहीं जानते, और दूसरा उस चिन्ह का नाम भी नहीं जानते, है कि नहीं। जैसे मान लो कहीं पर ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को आप बता दोगे सर ये ना कहीं पे गलत हो जाता है तो सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि इसको हंस पद बोलते हैं, है कि नहीं। ये हमको पता नहीं होता हिंदी में क्या बोलते हैं, ये नहीं पता होता इसको क्या बोलते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले ये 20 प्रकार के जो चिन्ह हैं इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। किस नाम से जाना जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जो चिन्ह है यह है पूर्ण विराम का चिन्ह। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है ये देखो, कहां प्रयोग होता है वो छोड़ दो, वो आगे पढ़ेंगे, है ना। पूर्ण विराम का चिन्ह दिखता कैसे है सर? ऐसा दिखता है। दूसरा, अर्ध विराम का चिन्ह। अर्ध विराम के चिन्ह में एक ऊपर बिंदु लगा होगा और नीचे अल्प विराम के जैसा दिखने वाला चिन्ह लगा होगा। ये अल्प विराम, सॉरी, अर्ध विराम का चिन्ह है। तीसरा होता है अपूर्ण विराम का चिन्ह, जिसको आप बोलते हो सेमी कॉलन, जो आप लगाते हो ना, ऐसे लगाते हो ना, विसर्ग जैसा दिखता है यार, है नहीं लेकिन विसर्ग है ना। इसको क्या बोला जाता है? सेमी कॉलन या अपूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, फिर आता है अल्प विराम का चिन्ह। ये तो सब परिचित हो इससे, ऐसा, है ना, ऐसा जो चिन्ह लगा रहता है ये क्या है? अल्प विराम का चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, है ना, इंटेरोगेशन का। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय का चिन्ह, ऐसा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में आता है ना। अब ये जो विस्मयादि बोधक का चिन्ह है ये सेम वैसा ही होता है जैसा संबोधन का होता है, सेम वैसा ही होता है जैसा संबोधन का होता है। तो इसमें दोनों में फर्क होता है। और क्या फर्क होता है संबोधन में और विस्मयादि बोधक चिन्ह में? क्या फर्क होता है? कहां से आप अंतर कर सकते हो? कहां से अंतर करोगे आप अगर ऐसा चिन्ह लगा हुआ है वाक्य में तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो संबोधन का है कि विस्मयादि बोधक का है? अरे विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं ना वो केवल भावों को अभिव्यक्त करने के लिए होते हैं, उनका मूल वाक्य से लेना देना नहीं होता। लेकिन जब इस चिन्ह का प्रयोग आप वाक्य के अंतर्गत संबोधन के रूप में करते हो तो जिस किसी व्यक्ति को इंगित करते हो, जैसे राम
यहां आओ। राम के बाद क्या लग जाएगा? संबोधन का चिन्ह लगेगा। आप उस व्यक्ति को संबोधित कर रहे हो ना, राम यहां आओ। लेकिन यहीं पे मैं बोलूं हाय राम क्या हो गया, अब राम को आप संबोधित नहीं कर रहे हो, आप भावों को अभिव्यक्त कर रहे हो। तो भावों को जब अभिव्यक्त किया जाता है ना तो वो विस्मयादि बोधक होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को इंगित करोगे तो संबोधन होता है कि नहीं? जैसे जैसे मैं कहूं पिताजी सुनिए, पिताजी के बाद क्या लग जाएगा? अब विस्मयादि बोधक नहीं है, वो संबोधन है। लेकिन यही मैं बोलूं अरे बाप रे, अब भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, भावों को जब आप अभिव्यक्त अभिव्यक्त करते हो तो वो विस्मयादि बोधक है। लेकिन जब किसी को इंगित करते हो, संबोधित करते हो, तब वो विस्मयादि बोधक होता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, चलो तो मान लो अगर ऐसा चिन्ह लगा हुआ है और वाक्य आ गया और ऑप्शन दे दिया विस्मयादि बोधक और संबोधन दोनों, पहचान लोगे ना? नहीं तो दोनों में सर एक ही जैसे दिखता है। है नहीं? हाँ, अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण को बोला जाता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड कॉमा दो प्रकार का होता है। एक तो सिंगल इन्वर्टेड जिसको आप बोलते हो इकहरा उद्धरण, और दूसरा होता है डबल इन्वर्टेड जिसको आप क्या बोलते हो? दोहरा उद्धरण। डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड सुने होगे, मेरे मुंह से कई बार सुने होगे, है नहीं? हाँ, तो सिंगल इन्वर्टेड इकहरा उद्धरण चिन्ह जो आप ऐसा लगाते हो, ऐसा, और दोहरा उद्धरण डबल इन्वर्टेड जो आप ऐसा लगाते हो। ठीक है, अगला है निर्देशक या रेखिका चिन्ह, ऐसा जो आप लगाते हो। राम ने कहा, जैसे नाटक लिखना है ना, जैसे नाटक पढ़े होगे अंधेर नगरी चौपट राजा, तो उसमें क्या कैसे लिखे होगा, लिखा होगा जैसे गुरुजी, ऐसे। ये निर्देशक रेखिका है। गोवर्धन दास, यही तो चेला है जिसने बोला था अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गोवर्धन दास का कथन है उसमें। जब पढ़ोगे ना भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो रचना, तो गोवर्धन दास ने कहा है वो बात, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, वो गोवर्धन दास बोलता है। तो इसके सामने क्या लगा है? ये चिन्ह लगा है सर। ये चिन्ह क्या दिखा रहा है कि आगे जो कथन है वो किसका है? गोवर्धन दास का है। ये निर्देशक रेखिका है। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आपने देखा होगा, ऐसे प्रयोग में आता है, ऐसे लिस्ट बनाते हो ना घर में, अरे लिस्ट बनाने का काम तो किए ही होगे यार सब, नहीं करोगे? करोगे। हाँ, तो ये विवरण चिन्ह है, कॉलन डैश बोला जाता है, ये कॉलन और ये डैश। फिर है रेखांकन चिन्ह। ठीक है, कहाँ रेखांकित, रेखांकित करने वाली चीज यार आगे प्रयोग होगा, देख लेना। अगला जो चिन्ह है ये है योजक चिन्ह, जोड़ने के लिए। योजक मतलब जोड़ने वाला चिन्ह। चिन्ह कैसे होगा? ऐसे दो शब्दों के बीच में लगेगा। अगला है कोष्ठक या ब्रैकेट। इसका प्रयोग अधिकांशतः गणितीय संक्रियाओं में होता है, लेकिन हिंदी में भी कहीं कहीं पर प्रयोग देखने को मिलता है, जहां पे अर्थ स्पष्ट करना होता है आपको। लिखते हो ना? हाँ, इसके बाद संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह या तो ऐसे डॉट लगा होगा, ऐसे पहले जीरो लिखा जाता था, ठीक है, अब इसको डॉट बना दिए हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, इसी को लाघव चिन्ह भी बोलते हैं, ध्यान रखना। संक्षेप सूचक चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लाघव चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, तो डॉ लिखने के बाद ना बड़ा सा जीरो लगाते थे पहले, आजकल देखोगे तो ऐसे छोटा सा डॉट लगा देते हैं, है वही। ठीक है, वो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा नाम है, उसको संक्षेप में लिख दिया गया है। दुकान में देखोगे प्रोपराइटर नहीं लिखते, प्रो लिख के छोड़ देते हैं, लिख दे, देखे होगे ना? हाँ, ये लाघव चिन्ह है। ठीक, पीएचडी पूरा थोड़ी लिखते रहेंगे यार, पीएचडी लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, खत्म। अगला लोप चिन्ह, एलिमिनेशन का चिन्ह। एलिमिनेशन का चिन्ह, जहां पर से हमें कुछ गायब करना होता है वहां पे प्रयोग करते हैं हम किसका? लोप चिन्हों का। अगला है प्रतिशत चिन्ह, परसेंटेज। जब 100 के अनुपात में आपको कोई चीज दिखानी होती है तब आप प्रयोग करते हो किसका? प्रतिशत चिन्ह का। अगला है समानता सूचक चिन्ह, बराबर का चिन्ह, है ना। अगला है तारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह। स्टार लगा करके आप देखोगे किताबों में ऐसे लिखा रहेगा,
ऐसे किताबों में बात लिखी होंगी, कहीं पर ऐसे छोटा सा स्टार लगा होगा, उसको नीचे अलग से डील किया होता है। देखे होगे ना, जैसे मान लो जैसे कोई ऐड देखते होगे आईपीएल में, ड्रीम 11 जीतो 1 करोड़ हर दिन, स्टार लगा देगा, नीचे लिखे शर्तें लागू, है ना, वो तारक चिन्ह है। ठीक है, वो तारक चिन्ह है, या इसी को पाद टिप्पणी चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, पाद टिप्पणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पद वाला भाग है, नीचे वाला भाग, इसमें उस पर स्पेशल टिप्पणी की जाती है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको नीचे लिखा जाएगा, यहां पर ऊपर में लिख देगा शर्तें लागू बस, और शर्त क्या है उसको यहां डील करेगा। ठीक है, तो ये है पाद टिप्पणी या तारक चिन्ह। अगला है त्रुटि चिन्ह, या इसी का नाम है हंस पद चिन्ह। ठीक है, हंस पद चिन्ह या त्रुटि चिन्ह। फिर है समाप्ति सूचक चिन्ह और विकल्प सूचक चिन्ह। ठीक है, तो ये 20 प्रकार के चिन्ह जो हैं ये हमारी हिंदी में प्रयोग में आते हैं। ये 20 प्रकार के चिन्ह हैं और हमको इनका एकदम लिमिटेड यूज जो है ये पता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का पूछता है, हमसे बनता नहीं है। तो कहां कहां पर किसका किसका प्रयोग होता है वो सारा चीज इस पीडीएफ में लिखा हुआ है ना। कोशिश मेरी ये रहेगी कि लास्ट तक खत्म कर दूं मैं, लेकिन अगर नहीं हुई चीजें खत्म नहीं होती हैं तो फिर उस स्थिति में पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप पीडीएफ से आराम से पूरा पढ़ना। कल आऊंगा और इसके क्वेश्चन लूंगा मैं। क्लियर है? ठीक, चलो तो सबसे पहला हेडिंग डालो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहां कहां पर प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहां कहां पर होता है ये हमको देखना है। तो 3 जगह याद रखना है अपने को। पूर्ण विराम का प्रयोग 3 जगह पर होता है ना। पहली चीज, इससे आप सब वाकिफ हैं, सबको पता है, पहली चीज कहां प्रयोग होता है सर? किसी वाक्य की पूर्णता पर आप प्रयोग करते हैं किसका? पूर्ण विराम का। यानी जब प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य ना हो, जब कोई वाक्य कैसा ना हो, प्रश्नवाचक या विस्मयादिवाचक ना हो, इसके अलावा किसी भी प्रकार के वाक्य की पूर्णता पर आप प्रयोग करते हैं किसका? पूर्ण विराम के चिन्ह का। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, लगा दिए पूर्ण विराम, भाव कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद फिर भाव शून्यता आ जाती है, ये ध्यान रखना, किस चिन्ह के बाद भाव शून्यता आ जाती है? पूर्ण विराम के बाद आ जाती है। ठीक है, अगला गीता खेलती है, क्या आ गया सर? पूर्ण विराम आ गया। बालक लिखता है, क्या आ गया? पूर्ण विराम। तो किसी वाक्य की पूर्णता पर आप जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। शर्त यह है वो वाक्य ना तो प्रश्नवाचक होना चाहिए ना विस्मयादिवाचक, क्योंकि वहां पर लगेगा क्या, एक में क्वेश्चन मार्क और एक में विस्मयादिवाचक का चिन्ह, ये वाला। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से आसान है। दूसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु का जब आप सजीव चित्रण करते हैं तो सजीव चित्रण करते समय, खासकर कविताओं में, गद्य में नहीं, कविताओं में जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव चित्रण करते हैं तो वाक्यांशों के अंत में आप प्रयोग करते हैं किसका? पूर्ण विराम के चिन्हों का। कविताओं में प्रयोग होता है ये। ठीक है, जैसे स्फूर्तिमय काया, यहां पर काया का सजीव चित्रण किया जा रहा है, इसीलिए यहां पर काया शब्द के बाद क्या लगा होगा सर? पूर्ण विराम लगा होगा। जैसे भोली चितवन, पूर्ण विराम लगा होगा। मदमाते नेत्र, पूर्ण विराम लगा होगा। ध्यान रखना, ये अपनी पंक्ति का अंतिम शब्द होना चाहिए, अपनी पंक्ति का अंतिम शब्द होना चाहिए, और ये कविता की स्थिति में हो सकता है। गद्य की स्थिति में तो सहायक क्रिया होती है ना लास्ट में, है, रहा है, रही है, था, थे, थी, इनका प्रयोग करते हो आप लास्ट में। लेकिन इनका प्रयोग कब हो सकता है सर? जब ये कविता हो। तो कविताओं में जब आप किसी चीज का सजीव चित्रण करते हो तो वहां पर उस पद के अंत में आप प्रयोग करते हैं किसका? पूर्ण विराम का। ठीक है, अब तीसरा है प्राचीन भाषा के पद्यों में अर्धाली के पश्चात। अब ये अर्धाली क्या होता है सर? अर्धाली मतलब होता है आधा पद। ठीक है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। एक अर्धाली के बाद एक डंडी, 2 अर्धाली के बाद, यानी पूर्ण हो गया पद,
दो अर्धाली हो गई मतलब पूर्ण, दो आधा मतलब एक होता है ना यार, अर्धाली नहीं समझे, अर्धाली नहीं समझे। जैसे मैं बोलता हूं देखो, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, कितने कितने पद हो गए? दो पद हो गए, पद दो हो गया। दो अरे चौपाई में कितनी मात्रा होती है? हे भगवान, होई है सोई जो राम रचि राखा। ये जो 64 मात्राएं हैं, 16 दूनी 32 दूनी 64, ये मिल करके एक चौपाई बना रही हैं। तो इसका अर्धाली में कितना में बनेगा? अर्धाली कितना में बनेगा? 32 में बनेगा ना। हाँ, तो जब आप 32 मात्राएं पूरी कर लेते हैं, उसके बाद एक अर्धाली के बाद आप प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का। उसके बाद जैसे ही दूसरी अर्धाली पूरी होती है, तो ये तो पूरा पद पूरा हो गया ना। अब आप लगाते हैं कितनी मात्रा? ये कितना कितना पूर्ण विराम लगाते हो? दो। ठीक है, तो अर्धाली के पश्चात आप प्रयोग करते हैं किसका? अर्धाली के बाद प्रयोग करते हैं आप किसका? पूर्ण विराम का। जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लगा दिए। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अब देखो ये दो लगे हैं। ठीक है, तो एक अर्धाली के बाद एक और दो अर्धाली, यानी पद की पूर्णता पर दो। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, तो उसमें दिखेगा ये आपको, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, दो ठो लग जाएगा। रामदूत अतुलित बल धामा, अवंजनी पुत्र पवन सुत नामा, दो ठो लग जाएगा। एक अर्धाली पर एक, और जैसे ही पद पूर्ण हो जाएगा, यानी दो अर्धाली कंप्लीट हो जाएंगे, दो लग जाता है। ठीक है, तो ये तीन जगह पर प्रयोग होता है किसका? पूर्ण विराम का, तीन जगह पर। सर निर्देशक और अरे यार, अभी क्वेश्चन अभी पढ़ तो लो, पहुंचे नहीं हो यार तुम लोग, क्या अभी निर्देशक पहुंच गए हो? चलो चलो, तो तीन जगह पे प्रयोग होता है। पहला वाक्य की पूर्णता पे, दूसरा सजीव चित्रण करते समय, है ना, काव्यों में किसी व्यक्ति का या वस्तु का सजीव चित्रण करते समय आप प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का, और तीसरा आप पद्यों की रचना में अर्धाली की समाप्ति के पश्चात प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का। ठीक है, तो यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कविताओं के पदों में अर्धाली के पश्चात किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समझ गए क्वेश्चन कैसे आता है? और ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं ना, तो आधे लोग से बनता नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है चिन्ह का नाम, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए अपने को ये पता होना चाहिए। हो जाएगा। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है रुकना, लेकिन पूर्ण विराम की तुलना में कम, पूर्ण विराम की तुलना में कम। ठीक, जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहां पर हम प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का। सामान्यतः अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। तीन स्थितियां। पहला, जहां संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता, वहां अर्ध विराम द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। तो पहला कंडीशन किसके लिए है? संयुक्त वाक्यों में। ठीक है, संयुक्त वाक्य है मतलब स्वाभाविक सी बात है, दो उपवाक्य जुड़े होंगे, है कि नहीं? दो उपवाक्य जुड़े होंगे। अब यदि इन दो उपवाक्यों में यदि परस्पर विशेष संबंध नहीं है, तो वहां पर एक दूसरे से उनको अलग दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? अर्धविराम का। ठीक है, जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हुए। तो यहां पर इससे इसका संबंध जो है वो बहुत अधिक नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रिया तो निष्फल हो गई ना सर, इसीलिए यहां पर आपने प्रयोग किया है किसका? अर्धविराम का। तो अर्धविराम का प्रयोग संयुक्त वाक्यों में होता है, ये ध्यान रखना। बस यहां से ऐसा ये पूरा स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, यहां क्या पूछेगा? संयुक्त वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? अर्धविराम का प्रयोग भी होता है, अल्प विराम का भी होगा, आगे देखेंगे। ठीक, दूसरा इसमें देखोगे आप मिश्र वाक्यों में, संयुक्त वाक्य में प्रयोग हुआ, मिश्र वाक्य में भी हुआ। मिश्र वाक्य में कब होगा?
मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ जो आश्रय उपवाक्य है, इसके पृथकता को दिखाने के लिए कि भाई ये इससे अलग है, ये दिखाने के लिए आप प्रयोग करते हैं किसका? अर्धविराम का। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे, ये देखो इसको अलग दिखाना है इससे, तब मैं आपकी सहायता करूंगा। तो यहां पर आपने मुख्य वाक्य को अलग कर दिया है किससे? आश्रित उपवाक्य से। तो मुख्य वाक्य को, मिश्र वाक्य की स्थिति में मुख्य वाक्य को आश्रित उपवाक्य से अलग दिखाने के लिए आप प्रयोग करते हैं अर्धविराम के चिन्ह का। तो एक तो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य में तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है जब आश्रित उपवाक्य जब एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से कोई संबंध नहीं होता या बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता है। जबकि मिश्र उपवाक्य में एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से पृथकता को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं अर्धविराम के चिन्हों का। तीसरा है अनेक उपाधियों को एक साथ लिखते समय, अनेक उपाधियों, और इसके क्वेश्चन आते हैं ना, मैं पहले बता रहा हूं, इसके क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अनेक उपाधियों को आपको यदि एक साथ लिखना है तो उस स्थिति में आप प्रयोग करते हैं अर्धविराम के चिन्ह का। जैसे मान लो आपको लिखना है, जैसे आपने लिखा बीए, है ना। अब बीए ऐसा लिखा जाता है, ध्यान रखना। आपने बीए किया है, एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है। अब चारों को लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे? 1 डिग्री लिखे, अर्धविराम का चिन्ह लगेगा, फिर लिखाएगा क्या? एमए, अर्धविराम का चिन्ह लगेगा। यानी 1 डिग्री को दूसरे से अलग करते समय आप अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले तो नाम लिखोगे तो अल्पविराम लग जाएगा, ये भी याद रखना। नाम लिखोगे ना तो वहां पे नहीं लगता डिग्री का ये। जैसे मान लो आपका नाम लिख दिए, है ना, रमेश, तो रमेश अगर लिखोगे ना तो फिर अल्पविराम अर्धविराम मत लगा देना, यहाँ अल्पविराम लगेगा। ठीक है, रमेश शर्मा, अल्पविराम, पहली डिग्री का नाम अर्धविराम, दूसरी डिग्री का नाम अर्धविराम, तीसरी डिग्री का नाम अर्धविराम। और ध्यान रखना जहां पर भी इस प्रकार का एब्रीविएशन रहेगा, एब्रीविएशन मतलब छोटे रूप में लिखना, वहां पर बकायदा जो संक्षेप सूचक चिन्ह है उसका प्रयोग होना चाहिए। अगर वो नहीं है मतलब अशुद्धि है वो। ठीक है, उसको गिना जाएगा किसमें? अशुद्धि में। इसका प्रयोग बकायदा होना चाहिए। हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार का प्रयोग आपको अर्धविराम का देखने को मिलता है। एक तो संयुक्त वाक्य में, दूसरा मिश्र वाक्य में, और तीसरा डिग्री। डिग्री याद रखो ना यार, संयुक्त, मिश्र और डिग्री, ये 3 जगह पे प्रयोग होता है किसका? अर्धविराम का। अब यहां से क्वेश्चन एक तो ऐसा आता है, यही क्वेश्चन को पूछ देता है कई बार, इसका सही रूप क्या है? तो सही रूप अल्पविराम नहीं होता। ठीक है, डिग्रियों के बीच में अल्पविराम का प्रयोग नहीं होता, अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अब यहीं से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये क्वेश्चन पूछता है ना, अनेक उपाधियों को एक साथ लिखते समय उनके बीच किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब ऑप्शन में देगा अल्पविराम, ऑप्शन में देगा पूर्ण विराम, ऑप्शन में देगा अर्धविराम, ऑप्शन में देगा एक आठवां और दे देगा। ठीक है, संक्षेप सूचक दे देगा। अब संक्षेप सूचक जो है वो डिग्री के बीच में नहीं लगता है, लेकिन लगता है क्या संक्षेप सूचक? ये जो डॉट का चिन्ह आप लगाए हो बी के बाद, क्या ये डिग्रियों के बीच में लग रहा है क्या? डिग्रियों के बीच में नहीं ना, ये तो इसको, अरे ये फुल फॉर्म है इसका, ये बताने के लिए होता है। इसका एक फुल फॉर्म भी है, ऐसा बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। संक्षेप मतलब छोटा करना। ठीक है, ये है अल्प विराम का चिन्ह, सॉरी अर्धविराम का चिन्ह। अल्प विराम का चिन्ह सबसे ज्यादा प्रयोग में हमारे यहाँ यही आता है, अल्प विराम। कैसे आता है सर? देखो, अल्प का मतलब होता है, अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा ठहराव होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहां होगा? देखो, पहला, जहां एक तरह के कई शब्द, कई वाक्यांश या कई बात या कई वाक्य एक साथ आते हैं तो उनके बीच में पृथकता दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? अल्प विराम का।
जैसे राम श्याम मोहन फलाना ढिकाना घूमने गए। अब राम श्याम बोल रहे तो सब संज्ञा शब्द है, इनके बीच में क्या लग जाएगा सर? अल्प विराम लग जाएगा। क्लियर है? जैसे गंगा यमुना फलाना ये नदी वो नदी, ऐसा लग जाएगा क्या? अल्प विराम का चिन्ह। मैं तुम ये वो सब सर्वनाम शब्द क्या लग जाएगा? अल्प विराम। ठीक है? या ऐसा शब्द है कि मैं तुम रमेश महेश सब घूमने जाएंगे, क्या लग जाएगा? अल्प विराम लग जाएगा। ठीक है? तो जब एक ही प्रकार के कई शब्द हों, कई वाक्यांश हों या वाक्य हों, एक साथ आते हैं तो वहां पर आप प्रयोग करते हो किसका? अल्प विराम का, अलग दिखाने के लिए। ठीक। दूसरा है जहां भावातिरेक के कारण शब्दों की पुनरुक्ति हो जाए, जहां पर अत्यधिक भाव उमड़ आए, है ना, भाव का अतिरेक हो जाए, उस अतिरेक की स्थिति में आप प्रयोग करते हैं किसका? अल्प विराम का। कैसे सर? देखो, जैसे सुनो सुनो ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है तो यहां पर सुनो शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया गया, और बहुत ज्यादा जोर दे दिए सर, इसका मतलब यहां पर भावातिरेक की स्थिति है। अरे 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 बैल कहां आ रहा है, अरे अरे अरे, भय को दिखा रहा है, भय का भाव अधिक हो गया, यहाँ पर शब्द की पुनरुक्ति हो गई और भावातिरेक के कारण हो रहा है, और भावातिरेक के कारण हो रहा है मतलब यहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। अरे के बाद अल्प विराम, अरे के बाद अल्प विराम। समझ गए बात? ठीक है? छी छी छी, दूर हटो, तो छी के बाद क्या लग जाएगा? अल्प विराम। भावातिरेक है वहां, विभत्सा, है ना, विभत्स का भाव है यहाँ पे, जुगुप्सा का भाव है, अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। तो जहां भावातिरेक हो जाए और एक ही शब्द को बार बार आप रिपीट करने लग जाए, वहां पर भी प्रयोग होता है किसका? अल्प विराम के चिन्ह का। अगला, संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। यानी यदि आप संबोधन का चिन्ह प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, आप संबोधन का चिन्ह यदि प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि राम यहां आओ, राम यहां आओ, तो कायदे से राम शब्द के बाद लगना चाहिए संबोधन। लेकिन अगर मुझे नहीं प्रयोग करना है तो मैं राम शब्द के बाद अल्प विराम लगा दूंगा तो भी ये काम चल जाएगा। ठीक है? तो कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि संबोधन के समय संबोधन के शब्द को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, किस चिन्ह से? अल्प विराम के चिन्ह से। ठीक है, ध्यान रखना इसको, संबोधन के चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जा सकता है अल्प विराम के चिन्ह से। क्लियर है? अगला, जब हां अथवा नहीं को शेष वाक्य से पृथक किया जाता है। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन किया गया, आपसे कोई क्वेश्चन किया गया और क्वेश्चन का जवाब आप हाँ या नहीं में दे रहे हैं। हाँ मैं गया था, अब हाँ शब्द के बाद क्या लग जाएगा? अल्प विराम लग जाएगा। नहीं, वह नहीं आया है, नहीं के बाद क्या लग जाएगा? अल्प विराम लग जाएगा। तो जहां पर आपसे कोई प्रश्न किया जाए और प्रश्न का उत्तर आप हाँ या नहीं के साथ कोई वाक्य लगा करके देते हैं, तब वहां पर प्रयोग क्या होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अल्प विराम के कितने प्रयोग हो गए? 4। एक तो एक ही प्रकार के शब्दों को आपको यदि बार बार रिपीट करना है, बार बार बोलना है, जैसे संज्ञा 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 संज्ञा, या संज्ञा संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम, इस प्रकार से यदि आपको रिपीट करना है तो वो किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का। दूसरा, यदि भावों की अधिकता हो जाए और एक ही शब्द बार बार रिपीट होने लगे, तब वहां पर प्रयोग होगा किसका? अल्प विराम का। तीसरा, संबोधन के समय यदि आपको संबोधन का चिन्ह प्रयोग नहीं करना है तो अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा, जहां पर आपको उत्तर हाँ या नहीं में पूछा जाए तो आप हाँ या नहीं के बाद यदि कोई वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो हाँ या नहीं के बाद लग जाएगा अल्प विराम का चिन्ह। ठीक है, हो गया? बढ़े, अगला प्रयोग देखो अल्प विराम का। पर, परंतु, इसीलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथापि, इस प्रकार के शब्दों के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये प्रयोग तब होगा जब ये वाक्य के बीच में होंगे। ठीक है, जब ये, अब अधिकांश तो, अधिकांश क्या बोला जाए, ये शब्द के बीच में ही प्रयोग होते हैं, है कि नहीं? कभी देखो पर शब्द से शब्द वाक्य प्रारंभ नहीं होता है सर,
है ना, ये बीच में ही आएगा। कैसे आएगा? वह विद्यालय न जा सका क्योंकि अस्वस्थ था, तो क्योंकि के ठीक पहले क्या लग जाएगा? अल्प विराम लग जाएगा। वह गरीब है परंतु ईमानदार है, कहां पे लगेगा? परंतु के पहले। परंतु के पहले क्या लग जाएगा? अल्प विराम का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। वह कमाता है क्योंकि उसका परिवार गरीब है, क्योंकि के पहले क्या लग जाएगा सर? अल्प विराम लग जाएगा। तो जब आपको इन चिन्हों का प्रयोग करना हो, यद्यपि वह वहां रहता है, यद्यपि वह वहां रहता है तथापि संस्कारी है, तो तथापि के पहले लगेगा, यद्यपि के पहले नहीं ना, तथापि के पहले लगेगा, क्योंकि संबंध एक वाक्य का दूसरे वाक्य से दिखा रहे हो आप। ठीक है, चलो, तो जहां पर भी इन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, ये सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? इसके ठीक पहले क्या लगेगा? अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और यहां से बनने वाला वाक्य मिश्र वाक्य होता है, याद होगा, याद है ना? हाँ। अगला है, उद्धरण से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। उद्धरण, खासकर जब आपको दोहरा उद्धरण, यहां पर इकहरे उद्धरण की बात नहीं हो रही है, यानी जहां पर आपको डबल इन्वर्टेड में बात कहनी हो ना, डबल इन्वर्टेड का प्रयोग करना हो, तो डबल इन्वर्टेड प्रयोग करने के जस्ट पहले आपको प्रयोग करना होता है अल्प विराम का। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कब प्रयोग करते हैं सर? जब किसी दूसरे द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उद्धृत करना हो। जैसे मैं कहूं गांधी जी ने कहा, अल्प विराम, डबल इन्वर्टेड। गांधी जी ने कहा, अल्प विराम, डबल इन्वर्टेड। अहिंसा ही जीवन का आधार है, पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड। क्लियर है? हाँ। तो डबल इन्वर्टेड का प्रयोग तब होता है जब आप किसी दूसरे द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं। क्लियर है? ठीक। जैसे यहां पे देखो, राम ने श्याम से कहा, अब ये डबल इन्वर्टेड जैसे ही आपको चालू करना है, उसके ठीक पहले प्रयोग करना होगा अल्प विराम का। ठीक है, अगला, यह, वह, तब, तो और अब आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे यहां पे, जब जाना ही है तो जाओ, होना चाहिए जब जाना ही है तो जाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? तो के जगह पे प्रयोग कर रहे हो अल्प विराम का। ठीक है, और का प्रयोग तो पहले ही नियम में आप देख चुके हैं। जैसे मान लो यहां पे देखो, अल्प विराम में मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना रमेश और सुरेश और महेश और वीरेंद्र घूमने गए, नहीं, तो और हटा करके मैंने क्या लगा दिया वहां पे? अल्प विराम का प्रयोग। जोड़ना तो है, मुझे जोड़ना है, लेकिन शब्द का प्रयोग ना करके मैं इस चिन्ह का प्रयोग करूंगा। ठीक है, हाँ। तो यहां पे और का प्रयोग, तो जहां पर भी आपको इन चिन्हों को हटाना हो, तब वहां पर प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। ठीक है, इसी प्रकार बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में आप क्या प्रयोग करते हो? अल्प विराम का। जैसे वस्तुतः, वस्तुतः भारतीय संस्कारी होते हैं, तो वस्तुतः शब्द के बाद क्या लग जाएगा? अल्प विराम लग जाएगा। क्लियर है? दरअसल, दरअसल के बाद लग जाएगा अल्प विराम। दरअसल वह बहुत काइयां हैं, दरअसल के बाद क्या लग जाएगा? अल्प विराम लग जाएगा। तो जहां पर आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां पर आपको उसके ठीक बाद में क्या लगाना होता है? अल्प विराम का चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, फिर है, तारीख के साथ महीने का नाम लिखने सन संवत के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, तारीख और महीने के बाद प्रयोग होगा ये। जैसे यहां देखो, 2 अक्टूबर सन 1869 ऐसे लिखा होगा, ऐसे नहीं कि 2 के बाद लगा दिए, ऐसा नहीं, या सन के बाद लगा दिए, नहीं लगेगा। ये कहां लगेगा? तारीख पूरा लिखोगे महीने के साथ, उसके बाद फिर अल्प विराम का प्रयोग होता है। ध्यान रहेगा, 2 अक्टूबर अल्प विराम 1869 ऐसा लिखेगा। ठीक, अगला है, अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब ये कैसे प्रयोग होगा सर? अरे जैसे मान लो आपको लिखना है एक, मतलब 1 करोड़ 10 लाख
समझ गए? हाँ, तो आप बीच बीच में क्या प्रयोग करते हो? अल्पविराम का प्रयोग करते हो? हाँ, ये वही है। अब इतना को गिन के बताओ कितना है। समझ गए ना बात? हाँ, तो जब आपको बहुत सारे चिन्हों को एक साथ लिखना होता है, ये वैसे अलग अलग करके लिखा हुआ है ना, लेकिन जब आप चिन्ह को इस तरीके से लिखते हो कि आप बहुत बड़ी संख्या को बताना चाहते हैं, तो वहां पर असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। अच्छा, भारत की इकोनॉमी कितनी है? अरे कितनी है भारत की इकोनॉमी, कितनी बड़ी है? हे भगवान, कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं मोदी जी? 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन ना? क्या यार, पेपर पढ़े हो आज तक पूरे जीवन काल में? क्योंकि पिछले 4 साल से 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन कितने चर्चा में है, नहीं सुने हो? ईश्वर ही रक्षा करे। अब ये नहीं पता है तो फिर मैं अगर पूछूंगा 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होते हैं तो कहाँ बता पाओगे फिर? मिलियन में बता दो कितने होते हैं। मिलियन में 6 होते हैं, है ना? हाँ, ठीक है। तो बिलियन में? तीन के घात में चलते हैं वो लोग, ठीक है। हाँ, तीन के घात में चलते हैं। 1000 पहुंचे, 1000 में 3 जोड़ोगे तो मिलियन, मतलब 6 जीरो। फिर 3 जीरो जुड़ेगा तो बिलियन, फिर 3 जुड़ेगा तो ट्रिलियन। कहाँ बता पाते सर फिर? 10 के घात 12 है नहीं? हो जाएगा ना, 12 जीरो है मतलब 10 के घात 12। मेरे को भी आती गणित। चलो, ये समझ आ गया। तो अंकों को यदि आपको लिखना है तो वहां पर भी आप अल्पविराम के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो, अगला है इसमें, ये कौन सा है भाई? प्रश्नवाचक। समझ जाना ना, प्रश्नवाचक लिख देता हूं। प्रश्नवाचक का चिन्ह, प्रश्नवाचक के चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? पहली चीज तो ये, वाक्य यदि प्रश्नात्मक हो तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज, व्यंग करने की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे यहां देखो, घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना? कोई आदमी खड़ा है हमारे पास में, सरकारी आदमी है ना? सरकारी आदमी है, वो बोले कि अरे सरकारी तंत्र नहीं होता ना तो देश बर्बाद हो जाता, आप उस पर तंज मार रहे हो। हाँ हाँ, घूसखोरी भी तो सरकारी नौकरी ने ही दिया है ना? अंत में क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो यहाँ पर है ना, ये व्यंग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ना? और यहाँ पे अंत में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक का। यहाँ पे प्रश्न नहीं कर रहे हो आप सामने वाले से प्रश्न कर रहे हो क्या? नहीं, आप क्या ताना मार रहे हो उसको? हाँ, ताना मार रहे हो। ताना मारने की स्थिति में क्या होता है? अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगता है। अगला, जहां शुद्ध अशुद्ध का संदेह उत्पन्न होता है तो वहां पर जिस शब्द में अशुद्धि का भाव होता है, जहां पर डाउटफुल की स्थिति होती है, हम वहां पर उसमें ब्रैकेट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय मानी जाती है। अब ये लिखने वाले को पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि 11 वर्ष का समय ये एक रचना है, ये एक्चुअल में पहली कहानी है कि नहीं है। इस कंडीशन में इन्होंने 11 वर्ष का समय के बाद क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक का चिन्ह। जहां पर हो कि और मत हो, जहां पर यह संभावना हो कि मेरा मेरा तथ्य जो है वो हो सकता है मुझे पता हो लेकिन बाकी लोगों को ना पता हो सकता है कि मैं अपनी जगह पर मतलब श्योरिटी ना हो मुझे। इस स्थिति में जिस शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, जिस तथ्य का मैं प्रयोग करूंगा, उस तथ्य के तुरंत बाद लगा दिया जाएगा प्रश्नवाचक का चिन्ह, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं ना, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप लगाते हो किसका चिन्ह? प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक। अब ध्यान देना, ये 3 जगह पर आप प्रयोग करते हो प्रश्नवाचक के चिन्हों का।
लेकिन दो ऐसी जगह है जहां पर आपको प्रश्न तो पूछा जाएगा, प्रश्न तो आपसे किया जाएगा, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा। कब नहीं लगा होगा? पहला, अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। ठीक है, जैसे अप्रत्यक्ष कथन में, जैसे वह मुझसे बोल रहा था मैं कौन हूं। अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वो मुझसे जैसा बोल रहा है ना, मैं वैसी बात आपको बता रहा हूं। जैसे मेरा दोस्त मुझे बाहर मिला, ठीक है, वो पगला गया है, दिमाग उसका होश नहीं है, उसको ठिकाने पे नहीं है ना, वो सुबह से घूम रहा है, मैं कौन हूं बता दो, मैं कौन हूं बता दो। अब मैं आपके पास आया, मैंने उसको देखा, मैं आपके पास आया, अब मैं आपको बता रहा हूं वह कह रहा था मैं कौन हूं। अब यहां पे मैं कौन हूं ना डबल इन्वर्टेड में है, समझ गए बात? वह कह रहा था मैं कौन हूं। अब यहां पे अंत में प्रश्नवाचक नहीं आएगा, ये पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा वहां। क्लियर है? इसी प्रकार जैसे मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है। इस स्थिति में क्या लगेगा? यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अगला, जिन वाक्यों में प्रश्न आज्ञा के रूप में होता है वहां पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं कि, जैसे देखो दो तरीके, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, प्रश्नवाचक लगेगा। तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ, नहीं लगेगा। समझ गए बात? ठीक है ना? तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, प्रश्नवाचक लगेगा। तुम्हारे शहर का नाम बताओ, अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो जहां आज्ञा के रूप में प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ना होकर पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। ठीक है, जैसे आप ये इस प्रकार का क्वेश्चन देखते होंगे, फलाना का अर्थ समझाइए, क्वेश्चन ही तो है वो भी। फलाना पर टिप्पणी कीजिए, देखियो क्वेश्चन ही है, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, वहां लगेगा क्या? पूर्ण विराम का चिन्ह। वहां क्या लगता है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। ठीक है, चलो, ये है प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग मूलतः इसका काम जो होता है, ये भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, आश्चर्य का भाव। वाह तुम धन्य हो, हर्ष का भाव है। तो भावों को अभिव्यक्त करने के लिए आप प्रयोग करते हैं किसका? विस्मयादि बोधक के चिन्हों का। दूसरा, विनय, व्यंग या उपहास, इनको व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। जैसे जैसे मान लो कोई आदमी आया है ना, और आपको बोलने लग गया, अरे यार ये आदमी ना एक नंबर का टेढ़ा आदमी है, बच के रहना। अब आप उसको बोले, हाँ तू तो बड़ा बांस है ना, बोलते हैं ना। हाँ, अब क्या कर रहे हो? ताना मार रहे हो, उसको व्यंग कस रहे हो। अब व्यंग कर रहे हो तो अंत में किसका प्रयोग होगा? विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई एकदम लवर चोट्टा आदमी आ गया आपके पास, बोले अरे यार फलाना यार बोल रहा था चांद पे पानी मिला है बहुत झूठ बोलता है वो। हाँ तू ही तो है गांधी जी के बाद, है ना? क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह। तो जहां पे आप ताना मारो, जहां पे आप मतलब एक तरीके से व्यंग कसो किसी पे, तब वहां पे प्रयोग होता है किसका? विस्मयादि बोधक के चिन्ह का। और ध्यान रखना ये वाक्य के अंत में होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब विनय विनय किया जाए, यानी भगवान से कुछ मांगा जाए, तो उस स्थिति में अंत में क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह। ये संबोधन है, ध्यान रखना, ये संबोधन है, ये विस्मयादि बोधक। भगवान को संबोधित कर रहे हो आप, हे भगवान दया करो, ये विस्मयादि बोधक है, ये संबोधन है। अब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं सर, है नहीं? हाँ, तो पहला वाला जो है ना वो संबोधन है, आप भगवान को संबोधित कर रहे हो, हे भगवान दया करो। अब क्या लगेगा सर? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। ठीक, इसी प्रकार यदि आप किसी का उपहास उड़ाए, जैसे मान लो कोई आपके सामने साइकिल चला रहा है नहीं, डोकरा हो गया है, 60 साल का, अभी नया नया साइकिल चलाने का शौक चढ़ा है फिर से,
रिटायरमेंट के बाद झपा गया एक आध जगह, चला चला आओ चला। हाँ, ये क्या है? ये उपहास है। और उपहास जब करते हैं ना तो वहां पर भी आप प्रयोग करते हैं किसका? विस्मयादि बोधक के चिन्हों का। तो चला चला और चला, तो चला शब्द के बाद क्या लग जाएगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। हाँ, ये तीन जगह पर, सॉरी ये दो जगह पर आप प्रयोग करते हैं किसका? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। एक तो भावाभिव्यक्ति के लिए, दूसरा यदि आपको विनय, उपहास या व्यंग किसी पे करना हो, विनय दिखानी हो तब भी, उपहास करना हो तब भी, और व्यंग कसना हो तब भी। ये तीनों ही कंडीशन में प्रयोग होता है किसका? विस्मयादि बोधक के चिन्हों का। ठीक है, कोई डाउट है मैडम? हाँ, अगला अगला है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। अब उद्धरण चिन्ह में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि एक उद्धरण के अंतर्गत दूसरा उद्धरण देना हो तो किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है? एक उद्धरण के अंतर्गत दूसरा उद्धरण देना हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, संपरीक्षक का क्वेश्चन देखना 2022 वाला। ठीक है, 2021 का संपरीक्षक का जो होता है ना, ऑडिटर का एग्जाम, उसमें पूछा है ये विराम चिन्ह। ठीक, आएगा वो नंबर आएगा इसका। चलो, तो उद्धरण चिन्ह मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है एकहरा उद्धरण यानी सिंगल इन्वर्टेड, दूसरे को बोला जाता है दोहरा उद्धरण यानी डबल इन्वर्टेड। सिंगल इन्वर्टेड का प्रयोग किसी विशिष्ट चीज को इंगित करने के लिए होता है, यानी किसी की मतलब कोई चीज स्पेशल है, बाकियों से अलग है, ऐसा दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? इकहरे उद्धरण का, सिंगल इन्वर्टेड का। वाक्य में उसको अलग से हमको दिखाना होता है तब हम प्रयोग करते हैं इसका, करते हैं ना। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सिंगल इन्वर्टेड आया, संज्ञा शब्द को आपने सिंगल इन्वर्टेड लगाया क्योंकि संज्ञा शब्द आपको अलग से दिखाना था। तो स्पेशल यदि किसी को दिखाना है तो वहां पे आप प्रयोग करते हैं किसका? उद्धरण, इकहरे उद्धरण का। अब इसका और प्रयोग क्या होगा? किसी लेख, कविता या पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी आप कोई वाक्य लिख रहे हो तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर कोई किसी बड़ी किताब का नाम आ रहा है, कोई भी किताब का नाम, तो वहां पर आप उसके नाम को बाकायदा सिंगल इन्वर्टेड में लिखेंगे। जैसे मैंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी है, ठीक है, तो रामचरितमानस को आपने क्या किया? सिंगल इन्वर्टेड से पैक कर दिया। ठीक। दूसरा, जब किसी शब्द की विशिष्टता अथवा विलगता सूचित करनी हो तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा शब्द को आप क्या कर देते हो? सिंगल इन्वर्टेड में डाल देते हो, है कि नहीं? वो विशिष्टता दिखा रहे हो आप। विलगता दिखा सकते हो। विलगता कैसे दिखाओगे सर? जैसे यहां, जैसे खाना का अर्थ घर होता है, खाना का अर्थ घर होता है कि नहीं? अरे दवा खाना, हाँ होता है ना, दवा खाना, तो वहां दवा खाना नहीं होता, दवा खाना ही होता है। जो हिंदी में आलय होता है वही अरबी फारसी में क्या होता है? खाना होता है। ठीक है, हाँ, वो वाला खाना नहीं है, वही है। ठीक है, तो खाना का अर्थ घर होता है, सही है। आप बता रहे हो कि फलाना का अर्थ ये होता है, मतलब इसकी विलगता आप दिखा रहे हो, इसीलिए यहां पे आपने प्रयोग किया है किसका? सिंगल इन्वर्टेड का। वैसे ही ये देखो, ये वाला फैक्ट, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये ना क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। एक उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि यहां पर दो उद्धरण हैं, एक उद्धरण के अंतर्गत दूसरा उद्धरण होगा, तो याद रखना पहला जो उद्धरण होगा ना वो हमेशा डबल इन्वर्टेड में लिखा जाएगा क्योंकि ये किसी के द्वारा कही गई बात ही होगी। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड के अंतर्गत यदि कोई स्पेशल बात अगर आपको लिखना है तो वहां पर आपको सिंगल इन्वर्टेड का प्रयोग करना होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा है निराला जी की कविता
ये देखो कविता का नाम लिखा इन्होंने। अब इसको आपको स्पेशल में लिखना था, इंगित करना था, तो आपने इसको सिंगल इन्वर्टेड में दिखा दिया। बड़ी मार्मिक है, पूर्ण विराम डबल इन्वर्टेड, खत्म। ठीक है। तो जब आपको उद्धरण के अंतर्गत दूसरा उद्धरण देना होता है तो वहां सिंगल इन्वर्टेड का प्रयोग यानी इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला, जब किसी के कथन को जैसे का तैसा उद्धृत करना होता है तो डबल इन्वर्टेड लगाते हैं, बताया था ना। बस यही तो है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कथन है, अब ये निर्देशक चिन्ह लगा दिया, आप चाहो तो अल्पविराम लगा सकते हो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्पविराम का चिन्ह लगाए और यहां से इनका पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर दिए, डबल इन्वर्टेड क्लोज। ठीक है। ओके। तुलसीदास ने कहा है, अल्पविराम डबल इन्वर्टेड, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पूर्ण विराम डबल इन्वर्टेड क्लोज, खत्म। तो जब किसी की बात को वैसे का वैसा ही उद्धृत करना होता है तब हम प्रयोग करते हैं किसका, डबल इन्वर्टेड का। ठीक है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है निर्देशक या रेखिका का प्रयोग। तो निर्देशक या रेखिका का पहला प्रयोग तो ये होता है कि आप किसी के द्वारा कही गई बात को निर्देशित करने के लिए प्रयोग करें। जैसे ये यहाँ पे आप चाहो तो अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हो या निर्देशक रेखिका का, जस्ट हमने देखा अभी। ठीक है। दूसरा, विवरण प्रस्तुत करने के पहले आप निर्देशक रेखिका का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं सर, जैसे उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं गंगा, कौमा, यमुना, कौमा, समझ गए बात। तो प्रमुख नदियां हैं लिखने के बाद आप प्रयोग करते हैं। नींद आ रही है क्या यार? अरे भाई यार, जा भाई मुंह धो के आ जाए, जाओ जाओ जाओ। बाप रे, मेरी क्लास में सो जा रहे हो यार? सोए नहीं थे क्या रात में? पढ़ाई कर रहे थे? बहुत पढ़ रहे हो यार। किताब एक आध दिन ना खुद आत्महत्या कर लेगा। अरे बस कर भगवान, बस कर। इतना पढ़ाई यार। चलो, तो अगर किसी चीज का विवरण प्रस्तुत करना होता है तो वहां पर भी हम प्रयोग करते हैं किसका, निर्देशक रेखिका का। ठीक है। जैसे मैंने कहा भारत की प्रमुख चोटियां हैं, अरे नहीं भाई योजक नहीं है ये, प्रदीप योजक नहीं है ये। ठीक है। योजक दो शब्दों के बीच में लगा होता है, ध्यान रखना। योजक जो शब्द होता है ना वो दो शब्दों के बीच में लगा होता है। हाँ, ये देखो, जैसे रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग। आपने क्या लगा दिया बीच में, निर्देशक या रेखिका। ठीक है। ये योजक नहीं है। योजक का प्रयोग कहां होगा, जैसे राम श्याम, दोनों के बीच में क्या लगा दिए, वो योजक है। ये योजक नहीं है, ये निर्देशक है। निर्देशक मतलब जो डायरेक्ट करे, जो बताए कि इधर जाना है, जो बताए इधर जाना है। ठीक है। यहाँ पे आप जैसे लिख रहे हो, तुलसी ने कहा है, क्या कहा है, ये कहा है सर, तो ये कहां दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है। रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द हैं, कहां लिखा है, ये देखो लिखा है, ये लिखा है, ये तीनों है। समझ गए बात। तो निर्देशित करे, जो डायरेक्ट करे आपको, उसको कहा जाता है निर्देशक या रेखिका। ठीक है। अगला है संवादों को लिखने के लिए, जैसे आप नाटकों में प्रयोग करते हैं, बताया ना। नाटकों में प्रयोग जब जब संवादों को लिखने के लिए किया जाता है तो वो चिन्ह कौन सा होता है, निर्देशक या रेखिका। ठीक है, बताया था इसको शुरुआत में। हाँ, ये निर्देशक है। अगला होता है इसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग। विवरण चिन्ह मतलब ऐसे वाला देखे होगे, है ना, क्या बोलते हैं इसको, विवरण चिन्ह बोलते हैं। हाँ ठीक है, नाम याद रखना। ठीक है, नहीं मैं पूछा यही था, विवरण चिन्ह। अंग्रेजी में थोड़ी पूछूंगा यार, इतना बेवकूफ थोड़ी हो। ऑप्शन अंग्रेजी में नहीं आएगा मुझे पता है। ठीक है, हिंदी में ही आना है। इसको क्या बोला जाता है, विवरण चिन्ह बोला जाता है। ठीक है। अब विवरण कहा, जहां पर विवरण दोगे वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा, जहां विवरण दोगे वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। कैसे सर, ये देखो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। किन विषयों पर, एक, दो, तीन, चार, इन पे लिखना है। इनमें से कोई एक उठाओ और लिखो। तो विवरण दिया गया है यहाँ पे, ये देखो,
है कि नहीं? इनमें से कोई एक चूज कर लो, ये बोला जा रहा है, इनमें से चूज करना, मतलब इनमें से किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखो, निबंध लिखो, तब प्रयोग होगा किसका? विवरण चिन्ह का। किसी वस्तु का सविस्तार वर्णन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे होगा सर? जैसे मैं कहूं कि इस हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये जो चिन्ह आप बीच में प्रयोग करते हो ना, ये जैसे लिख करके, यही क्या है? विवरण चिन्ह है। विवरण देने का काम करते हो आप, ठीक है? ये विवरण चिन्ह है, विवरण देने का काम करते हो। क्लियर है यहां तक? चलो, ये है विवरण चिन्ह का प्रयोग। अगला है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम मतलब सेमीकोलन, ऐसा, ठीक है? अपूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब आप किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करते हो। गदर एक प्रेम कथा होता है ना, तो गदर शब्द के बाद क्या लग जाएगा सर? सेमीकोलन का चिन्ह लग जाएगा, ये अपूर्ण विराम का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है? कामायनी एक अध्ययन, किसकी रचना है कामायनी? प्रसाद की रचना है, हाँ। तो कामायनी के बाद लग गया सर सेमीकोलन का चिन्ह। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है? तो जब किसी विषय को ठीक इसी के सामने क्या करना हो? क्लियर करना हो, तब आप प्रयोग करते हो अपूर्ण विराम के चिन्ह का, ठीक है? यहां तक बढ़े? अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है जोड़ने के लिए, ठीक है? जहां पर दो संज्ञाएं हो, दो सर्वनाम हो, समान प्रकार के शब्द हो, जोड़ने के लिए प्रयोग करते हो आप योजक चिन्हों का। योजक और निर्देशक दिखते एक जैसे हैं, है नहीं। निर्देशक हमको बताता है भाई इस प्रकार की चीजें हैं, और योजक बताता है कि ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं। युज धातु, योजक मतलब जोड़ने वाला होता है ना, तो योजक में और निर्देशक में अंतर होता है, ध्यान रखना, ठीक? इसमें क्या होगा सर? जैसे दो विलोम शब्दों के बीच, जैसे रात दिन, यश अपयश, होता है प्रयोग। द्वंद्व समास के शब्दों के बीच, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच भी इसका प्रयोग होता है, या यूं कहा जाए एक ही शब्द को जब रिपीट किया जाए, ठीक है, शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच भी इसका प्रयोग होता है। गांव गांव, गली गली, घर घर, पल पल, क्षण क्षण, होता है। तो शब्दों को जब आप रिपीट करेंगे ना, तो इसके बीच में क्या लगा दिया जाता है? योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में हो, कैसे होगा सर? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, काला सफेद, है कि नहीं? दोनों शब्द यदि देखा जाए तो ये तो विशेषण शब्द है, लेकिन इनका प्रयोग आप काला सफेद बोलोगे तो ये संज्ञा की तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है? अगर केवल काला बोलोगे तो विशेषण, सफेद बोलोगे तो विशेषण, लेकिन काला सफेद आप वाक्य में प्रयोग करो ना, जैसे बोलोगे काला सफेद कुछ भी ले आ, ठीक है? तो इस स्थिति, या मैं ये बोलूं कि अच्छा बुरा, है ना, व्यक्ति, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा व्यक्ति ही समाज में सम्मान पाता है, मतलब व्यक्ति को अच्छा भी होना चाहिए, बुरा भी होना चाहिए। अब ये संज्ञा की बात ही व्यवहार कर रहा है। तो जब किसी विशेषण पद का प्रयोग या विशेषण शब्द का प्रयोग आप प्रयोग किसकी तरह करने लगते हैं? संज्ञा की तरह करने लगते हैं, तब वहां पर उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का। जैसे ये देखो, जैसे भूखा प्यासा होता है, थका मांदा, लूला लंगड़ा, है कि नहीं? ये क्या है सर? ये सब विशेषण पद हैं, लेकिन प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होंगे। अगला, गुणवाचक विशेषण के साथ यदि सा, सी या से का प्रयोग होता है तो वहां पर संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा छोटा सा, छोटी सी, है ना? इस प्रकार के शब्द जो हैं, ये क्या है? सा या सी के ठीक पहले प्रयोग होता है गुणवाचक विशेषण में। अगला, दो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक के शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है किसका? योजक चिन्हों। पढ़ना पढ़ाना, है नहीं? पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, ये क्या है सर? पीना पिलवाना, खाना खिलवाना, है ना? मरना मरवाना, जीतना जितवाना, करना करवाना, सब योजक है।
मूल क्रिया और इसके साथ में क्या जुड़ा हो सर, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया जुड़ी हो, तो उस स्थिति में भी प्रयोग होता है किसका, योजक चिन्हों का। तो योजक चिन्हों के बहुत सारे प्रयोग हैं, जोड़ने के काम आते हैं, बस इतना ध्यान रखना। योजक का मतलब जोड़ना, और ये निर्देशक से अलग होता है भाई, ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह, जहां पर किसी बड़े शब्द को संक्षेप करके एक वर्ण या एक अक्षर में लिखा जाए, वहां पर संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉ, प्रोफेसर या प्रोपराइटर के लिए प्रो, ऐसा है ना। नेहरू जी के सामने लगता है पम, रविशंकर शुक्ल के आगे पम है ना, ये क्या है, ये संक्षेप सूचक है। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए एमए, तो ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। शून्य, ये देखो शून्य स्थान घेरता है, अधिक स्थान घेरता है, पहले इसी का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसके स्थान पर अब डॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह वहां पर प्रयोग में लाया जाता है जहां पर आप किसी चीज को पब्लिकली पब्लिश नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप टेलीविजन देखते होंगे तो टेलीविजन में कई बार बीच में बीप का साउंड आता है गाली वगैरह आने पर, देखे हो, है ना। वही चीज जब आप लेखन में प्रयोग करते हैं तो जहां पर कोई अभद्र शब्द होता है वहां पर लोप या वर्जना का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जैसे सच, सरासर सच, आज देश का हर नेता, अब यहाँ पे भ्रष्ट हो सकता है, या हो सकता है कोई गाली हो यहाँ पे है, लेकिन सर यहाँ पे ना, यहाँ पे आप उसको लिख नहीं सकते ना, इसलिए आप किसका प्रयोग करते हैं, लोप सूचक या वर्जना सूचक बोला जाता है इसी को, है ना, लोप या वर्जना सूचक कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, आचार संहिता है, बोल दोगे बलवा हो जाएगा, है नहीं, हाँ, इसीलिए आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते सर। तो इस जगह पर आप प्रयोग करते हो किसका, लोप सूचक का। इसके लिए आप क्या करते हो, या तो डॉट डॉट लगा के छोड़ दो, या तो फिर ऐसा ऐसा लिख दिया जाता है, देखे होगे, या तो फिर सीधी लाइन खींच दी जाती है ऐसे, वो भी क्या है, वो भी लोप को दिखाता है। इसके अलावा जैसे आप रिक्त स्थान भरते हो, क्वेश्चन आता है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जैसे बोल देगा कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी खाली स्थान किलोमीटर है, तो ये असल में यहाँ पे कुछ ना कुछ लोप है, इस लोप को दिखाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, इस लोप को दिखाया जाता है, लोप का मतलब गायब होना, जहां से कोई चीज गायब हो, उस लोप को दिखाने के लिए आप इन चिन्हों का, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है इसमें समानता सूचक या तुल्यता सूचक चिन्ह, बराबर का चिन्ह होता है ना, जहां पर दो के बीच में समानता दिखाई जाती है। जैसे कृतघ्न का मतलब क्या होता है, उपकार ना मानने वाला, तो इनके बीच में क्या लगा दिया जाएगा, बराबर का चिन्ह। संधि है, ये लगा दिए बीच में। क्लियर है, प्रयोग तो समझ आ जा रहा है ना। ठीक है, हाँ, तो समानता सूचक चिन्ह जो है, ये भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग शब्द का अर्थ बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, ये बताने के लिए आपने कृतज्ञ शब्द के बाद लगा दिया क्या, समानता सूचक का चिन्ह। ठीक है, इसी प्रकार तारक पाद का चिन्ह मैंने आपको बताया, जैसे मान लो आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो या कहीं पर आप पूरा वाक्य लिखा हुआ है, कहीं पर आपको कोई चीज क्लियर करनी है, अलग से बताना है, अलग से बताना है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है ना, और यहीं पर मान लो अचानक से शब्द आ गया बीच में, शब्द आ गया रामचरितमानस, जैसे यहाँ पर आया है ना, रामचरितमानस। अब भाई मुझे ये डाउट है कि भाई सामने वाला इस शब्द को समझेगा कि नहीं समझेगा, तो मैं क्या करूंगा, अलग से इस पेज के नीचे वाले भाग में इस रामचरितमानस को क्लियर कर दूंगा कि भाई रामचरितमानस का तात्पर्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक रामचरितमानस से है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि मैं किस रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या गीता शब्द आया तो नीचे लिख दूंगा मैं कि गीता का आशय, गीता का आशय श्रीमद् भगवत गीता से है,
क्योंकि गीता हमारे यहाँ बहुत सारे 25 गीताएं हैं, पता है कि नहीं? नहीं पता है? राम गीता है, गंगा गीता है, अष्टावक्र गीता है, बहुत सारी गीता है यार हमारे, शिव गीता है अलग से। इसमें सबसे बेस्ट माना जाता है भगवत गीता को, ठीक है। हाँ, तो ये देखो रामचरितमानस के साथ आपने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। अब इसको नीचे यहाँ पर डील कर दिया। अब है क्या सर ये है क्या? असल में आप इसको तारक के रूप में यानी स्टार के रूप में दिखा रहे हो, इसीलिए तारक चिन्ह बोला गया। और इसको आप पेज के नीचे वाले भाग में ला करके लिख रहे हो, क्लियर कर रहे हो, इसलिए ये पाद चिन्ह है, पैर वाला चिन्ह, ठीक है। पैर में आकर के आप इसको क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, इसलिए ये पाद चिन्ह कहलाता है, ठीक। जैसे आप कोई जैसे गीता वीता की किताब पढ़ोगे ना, तो उसमें इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अब देखिएगा ये वाला चिन्ह रहे, स्टार लगा रहेगा, ऐसे ऐसे वाला चिन्ह लगे रहता है, देखियो ऐसे करके चिन्ह लगा रहेगा, ये देखियो 1 2 3 4 लिखे रहता है, देखे हो, एक लिखा रहेगा, फिर उसको यहाँ एक करके क्लियर करेगा, फिर 2 करके, फिर 3 करके, ये भी एक तरीका है, ये भी पाद चिन्ह है, ठीक है। अगला त्रुटि चिन्ह, जहां पर लिखते समय कोई गलती हो जाए तो उस शब्द को सुधार कर वाक्य के ऊपर लिखा जाता है, और जिस स्थान पर लिखा जाता है वहां पर त्रुटि का चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यह, जैसे मैं यहां पर बोलूं हमारे देश में अत्यंत ग्रंथ है, मैं लोकप्रिय लिखना भूल गया मान लो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चिन्ह लगा दूंगा और ऊपर में लिख दूंगा लोकप्रिय, हो गया सर, सुधर गई गलती। तो ये सुधारने के लिए है त्रुटि चिन्ह, त्रुटि हुई थी उसको आपने सुधार लिया है। और त्रुटि चिन्ह को ही हंस पद चिन्ह कहा जाता है। हंस जानते हो ना, उसका पैर ऐसी होता है, ऐसे चल, डक यार डक ऐसे चलता है ना, अरे उसका पैर देखे हो ना, ऐसे ऐसे होता है नहीं, हाँ बस उसी में से नहीं उठा लिए हैं इसको, ठीक है, और मुंडी को ऊपर कर दिए हैं, ये हो गया ठीक है। चलो, ये है आपके 20 प्रकार के चिन्ह। तो ये 20 प्रकार के चिन्ह कहाँ प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, अच्छे से याद रखना। मेरे ख्याल से ये 17 प्रकार के चिन्ह आपको डिटेल में पढ़ाया हूं मैं, है ना। 3 प्रकार के चिन्ह जो है ना, ये क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ देना उसको। जो 17 प्रकार के या 16 प्रकार के चिन्ह आप पढ़े हो, इतने को ही अच्छे से तैयार करके जाना। इंपॉर्टेंट में अगर देखोगे ना, तो उद्धरण चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, एकहरा दोहरा दोनों। अल्प विराम बहुत इंपॉर्टेंट, अर्ध विराम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। त्रुटि चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण है उनको अच्छे से पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। ओके, चल ये विराम चिन्ह वाला भी आपका टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। इसके नीचे 10 8 9 तो क्वेश्चन होगा, वो बना लेना, ठीक है। अरे डल गया है पीडीएफ, कल मैं पीडीएफ लेकिन दे दिया था वहीं पे जाके दे, वो लोग शायद व्हाट्सअप भी किए थे क्या? अच्छा, शाम वाले बैच में किए थे क्या? शाम वाले बैच में कुछ बोला था क्या मैं पीडीएफ के लिए? हाँ, तो अभी ये वाले टॉपिक के लिए मर्ज किया हूँ ना, सुबह और शाम को, ठीक है। चलो।